Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 7th April 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of February 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about gender discrimination issues. और इस आर्टिकल में जो भी हम आइडियाज़ डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इशूज़ पॉइंट ऑफ व्यू. और यहाँ के जो आइडियाज़ हैं वो आप एस्से में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खासकर ये आइडियाज़ आप APSC के एस्सेज में इस्तेमाल करेंगे ऑन वीमेन इशूज़, क्योंकि ज़्यादातर आसाम रिलेटेड कॉन्टेंट यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं. तो देखिए, इस आर्टिकल में बात की गई है अबाउट पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज जेंडर गैप रिपोर्ट. ये तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. जेंडर गैप रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसमें हमने देखा कि 2021 के जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 140 आउट ऑफ 156 कंट्रीज़. तो इंडिया की परफॉर्मेंस इतनी ख़राब है कि हम साउथ एशिया के अंदर भी बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और इनफैक्ट म्यांमार जैसे कंट्री से भी पीछे हैं एज फार एज जेंडर गैप इज़ कंसर्न. मतलब इन कंट्रीज़ के अंदर भी विमेन की कंडीशन हमारे देश से बेहतर है. हम सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जैसे कंट्रीज़ से बेहतर हैं. अदरवाइज़ हमारी हालत, हमारी रैंकिंग तो आप देख ही रहे हैं, 140 आउट ऑफ 156 कंट्रीज़. और इसी आर्टिकल में फिर बोला गया कि देखिए, वैसे तो इंडिया में विमेन के कंडीशंस हमेशा से ही ख़राब रहे हैं, प्लाइटफुल रहे हैं, और ये जो हमारा इंडियन सोसाइटी है वो पैट्रियार्कियल रहा है, मतलब मेल डोमिनेटेड रहा है. लेकिन आसाम के अंदर विमेन के कंडीशंस इन जनरल बेहतर रहे हैं. असमीज सोसाइटी हैज़ नॉट बीन दैट पैट्रियार्कियल एज इट इज़ इन नॉर्थ इंडिया. और कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं प्रूव करने के लिए कि आसाम सोसाइटी में ट्रेडिशनली विमेन को एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में रखा गया है, विमेन को हमेशा एक बेहतर पोजीशन में देखा गया है. फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है कामाख्या देवी जो टेम्पल है, वो दैट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट शक्तिपीठ ऑफ इंडिया. ये तो आप जानते ही हैं, कामाख्या एट नीलांचल हिल्स. अब कामाख्या देवी को इतना ज़्यादा पूजा जाता है, इतना माना जाता है, दैट इटसेल्फ इज़ एन इंडिकेशन कि आसाम सोसाइटी में विमेन का रिस्पेक्ट है एंड विमेन हैव बीन ट्रेडिशनली अकॉर्डेड अ हायर स्टेटस इन असमीज सोसाइटी. देखिए, सुन के आपको बहुत ही नॉर्मल सी बात लगेगी, लेकिन ऐसे में इसी तरह के पॉइंट से आप अपने आंसर्स को आर्टिकुलेट करते हैं, इसी तरह की चीज़ों से आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं. तो कभी अगर असमीज सोसाइटी के अंदर विमेन स्टेटस पे बात आ जाए तो कामाख्या देवी का जिक्र आप जरूर करेंगे कि जिस तरीके से रेफरेंस दिया जाता है कामाख्या देवी को, यही बताता है कि असमीज सोसाइटी ट्रेडिशनली has been not as patriarchal or has accorded a good status to women in its society. उसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल हैं एंशियंट टाइम्स के, जैसे कि श्रीमंगला was queen of हर्षवर्मन, या फिर नयन देवी हु वाज क्वीन ऑफ स्थिति वर्मन वेयर ऑल्सो ट्रीटेड एज गॉडेसेस. तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स रट लो, आज के मैंने न्यूज़पेपर आर्टिकल से उठाया है, और ये सब एग्जाम्पल कोट करके आप बता सकते हो कि कैसे एंशियंट असम में विमेन को अलग अलग, नॉर्मल जो विमेन थी, ऑर्डिनरी विमेन थी, उनको भी गॉडेस की तरह ट्रीट किया जाता था कुछ एक विमेन को. इससे पता चलता है कि असमी सोसाइटी एंशियंट टाइम में विमेन को इक्वल इंपॉर्टेंस देती थी या इंपॉर्टेंस स्टेटस अकॉर्ड करती थी इन सोसाइटी. हर्षर वर्मन के बारे में भी समझ लेते. हर्षरा वर्मन सलासतम डायनेस्टी को बिलोंग करते थे. ये ही रिमेंड किंग फ्रॉम 1815 टू 1835 एंड हिज कन्फ्लिक्ट विद जयपाल हु वाज ब्रदर ऑफ देवपाल इज मेंशन्ड एट हायंथल ग्रांट एंड तेजपुर रॉक एपिग्राफ. तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशंस मैंने आपको निकाले हैं जो आपको प्रीलिम्स हिस्ट्री में काम आएंगे. अदरवाइज ये जो एग्जांपल्स हैं, कामाख्या देवी या फिर श्रीमंगला क्वीन ऑफ हर्षरा वर्मन ट्रीटेड एज गॉडेस, ये सब आप इस्तेमाल करना वाइल राइटिंग एन एस्से या क्वेश्चन ऑन वीमेन स्टेटस इन असमीज सोसाइटी. लेकिन फिर इसी आर्टिकल में लिखा गया कि करंट टाइम्स में विमेन के स्टेटस असमीज सोसाइटी में धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है. नॉर्थ इंडिया का इम्पैक्ट धीरे धीरे असमीज सोसाइटी में भी आ रहा है, और इसी कारण से इस आर्टिकल में सजेस्ट किया गया है कि जो हमारी सोसाइटी की ऐसी विमेन रही हैं, ग्रेट विमेन जिनकी पर्सनालिटीज़ ग्रेट हैं, इंस्पायरिंग है, इन विमेन को हाईलाइट करना चाहिए, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को हाईलाइट करना चाहिए,
ताकि हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे स्टेट के अंदर विमेन की स्टेटस वापस से रिवाइव हो जिस तरह की वो एंशियंट असम में थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट विमेन पर्सनालिटीज़ का नाम भी दिया हुआ इस आर्टिकल में, जैसे सती साधनी, कनकलता बोरुआ, भोगेश्वरी फुकनानी, इन सब लोगों का नाम दिया गया। तो एक एक करके इन सारे विमेन पर्सनालिटीज़ को देखते हैं, इनमें से कुछ अगर आप याद कर लोगे तो ऐसे में आप कोट कर पाओगे। तो एक एक करके देखते हैं सती साधनी के बारे में। सी वॉज लास्ट क्वीन ऑफ चूटिया डायनेस्टी एंड सी वॉज डॉटर ऑफ चूटिया किंग धर्म ध्वज पाल। ये सब चीज़ें आई होप आप जानते होंगे। सी वॉज बॉर्न इन सदिया एंड वॉज मैरिड टू नेत्यपाल। लेकिन हुआ क्या कि इन 1523 अहोम किंगडम अटैक चूटिया किंगडम। यहाँ पे इस तरह पे कहीं पे अहोम किंगडम था और ऊपर में अरुणाचल प्रदेश साइड में चूटिया किंगडम था। एंड इन 1523 अहोम किंगडम अटैक चूटिया किंगडम एंड द हस्बैंड ऑफ सती साधनी नेत्यपाल was assassinated, was killed। और उसके बाद सती साधनी also fought valiantly but she was defeated। फिर हुआ क्या that she was asked to marry a home governor सदिया खोआ गोहाई। तो इनको फोर्स किया जा रहा था टू मैरी दिस होम गवर्नर। और उसके बाद रानी सती साधनी जम्प्ड फ्रॉम चंद्रगिरी हिल्स इन 1524 बट डिड नॉट मैरी सदिया गवर्नर। तो इस तरीके से सती साधनी ने अपने लाइफ की सेक्रीफाइस की इन ऑर्डर टू मेंटेन हर चैस्टिटी। उस टाइम में इसी को चैस्टिटी माना जाता था। आपने रानी पद्मावत मूवी में भी देख रखा होगा, पद्मावती का जौहर। तो उसी तरीके का कुछ सेक्रीफाइस रानी सती साधनी ने भी दिया और इसी कारण से हमारे स्टेट असम के अंदर सती साधनी दिवस, उनके हाईएस्ट सेक्रीफाइस के कारण ही सती साधनी दिवस मनाया जाता है ऑन 21 अप्रैल एवरी ईयर इन असम टू ऑनर सेक्रीफाइसेस मेड बाय रानी सती साधनी। दिस इज डिक्लेयर्ड एज स्टेट हॉलीडे बाय गवर्नमेंट ऑफ असम। हाल फिलहाल में अ न्यू स्टेट यूनिवर्सिटी नेम्ड सती साधनी राज्यिक विश्वविद्यालय हैज बीन ऑल्सो ओपनड इन गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट इन ऑनर ऑफ रानी सती साधनी। उसके अलावा कनकलता बोरुआ, सी वॉज ऑल्सो नोन एज बीरबाला। सी वॉज इंडियन फ्रीडम फाइटर फ्रॉम असम, बोर्न इन बारंगाबारी विलेज ऑफ डरांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। इतना आपको पता होगा कि सी वॉज शॉट डेड बाय ब्रिटिशर्स नियर गोहपुर पुलिस स्टेशन एट द एज ऑफ 18 वाइल पार्टिसिपेटिंग इन क्विट इंडिया मूवमेंट। सी वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ मृत्यु बानी, दैट वॉज एन अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ असम ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। और उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 22 दिसंबर को, जो हर साल असम के अंदर मनाया जाता है। भोगेश्वरी फुकनानी, बॉर्न इन 1885 बैरामपुर एरिया फ्रॉम नगांव। कुछ एक चीज़ें याद रखना, बाकी इनके बारे में फैक्ट्स जो है वो प्रीलिम्स से पहले एक बार देख लेना। हो सकता है सीधा सीधा प्रीलिम्स में आपसे पूछ ले, तो प्रीलिम्स से पहले देख लेना। उसके अलावा सी वॉज हाउस वाइफ एंड मदर ऑफ ए चाइल्ड एंड पार्टिसिपेटेड स्टिल इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। सी पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930। एक बात और ध्यान रखना कि कौन कौन से लीडर ने कौन से मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है, ये भी याद रखना जरूरी है। सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो अगर भोगेश्वरी फुकनानी जी की बात की जाए तो सी पार्टिसिपेटेड इन बोथ सिविल डिसोबीडियंस एज वेल एज क्विट इंडिया मूवमेंट एंड इन ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट सी वाज शॉट डेड बाय ब्रिटिश ऑफिसर फिंच। Pushpalata Das, she was born in 1915 in North Lakhimpur town. She participated in individual satyagraha in 1940. She was also part of Quit India movement and also joined Mrityu Bahini. She was married to Congress leader Omiyo Kumar Das. After independence of India, she became member of Rajya Sabha as well and played an important role in Assam movement as well from 1979 to 85 before she died in 1983. इसके अलावा किरण बाला बोरा, सी वॉज अ सोशल रिफॉर्मर एंड पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930s एंड 40s। पीटी में आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा इस तरह का स्टेटमेंट। किरण बाला बोरा इज एसोसिएटेड विथ स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आपको ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो याद रखना है। उसके अलावा हिमा दास आप जरूर लिखेंगे। अगर विमेन पे सवाल आ जाए खासकर एपीएससी के अंदर तो हिमा दास का एग्जाम्पल तो आप जरूर देंगे। इनके बारे में, इनके अचीवमेंट्स तो आप जानते ही होंगे। सी इज़ द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन गोल्ड मेडल इन ए ट्रैक इवेंट and she won this gold medal and in World Under-20 Championship at Tampere in Finland in 2018. उसके अलावा she also holds Indian national record in 400 meter with a timing of 50.79 second that she clocked at the 2018 Asian Games that was held in Jakarta, Indonesia. इनको दिहिंग एक्सप्रेस या मोनजोई निक नेम से भी बुलाया जाता है। हिमा दास के ऊपर ये मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
The next article is taken from international segment. It is about India-Russia relations and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. देखिए करंट न्यूज़ क्या है जिस कारण से आर्टिकल आया, तो रसिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लैवरोव is visiting India and yesterday he met with India's external affairs minister Mr. S. जयशंकर। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर इंडिया रसिया रिलेशंस को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए रसिया तो आप जानते ही हैं हैज़ रिमेन्ड ऑल वेदर फ्रेंड ऑफ इंडिया सिंस लॉन्ग टाइम और फॉरेन पॉलिसी विथ रिस्पेक्ट टू रसिया हैज़ बिन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। याद करो मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ न्यूज़पेपर एनालिसिस में कैसे 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम से पहले इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की और उसके मदद से कैसे हमने यूएस को और चाइना को न्यूट्रलाइज किया, तभी जा करके हमारे फोर्सेज उस टाइम के ईस्ट पाकिस्तान में इंटर कर पाए और बांग्लादेश को लिबरेट करा पाए। तो रसिया का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा इंडिया के सेफ्टी सिक्योरिटी में राइट सिंस इंडिपेंडेंस। लेकिन हाल फिलहाल में इंडिया और रसिया के रिलेशंस में थोड़े बहुत सेटबैक्स जरूर आए हैं। कारण यह है कि इंडिया धीरे धीरे इंक्लाइन हो रहा है यूएस की तरफ और रसिया धीरे धीरे इंक्लाइन हो रहा है चाइना की तरफ। तो चाइना और रसिया एक्सिस बन रहा है और इंडिया यूएस एक्सिस बन रहा है और ना चाहते हुए भी इंडिया और रसिया के बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या है रसिया का इंडिया के लिए, पहले वो समझते हैं। देखिए रसिया ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में इंडिया के साथ कोऑपरेट कर रहा है और ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर के लिए रसिया इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर डिफेंस की बात की जाए तो अभी भी रसिया इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स टू इंडिया। 1991 से पहले तो 90% से भी ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स हमारे रसिया से आते थे, लेकिन अभी भी 60 to 70% हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स रसिया से आते हैं। वो बात अलग है कि अब रसिया से ज़्यादातर हमारे जो नॉन टेक्निकल या लेस टेक्निकल डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो आते हैं, जो हायर क्रिटिकल इक्विपमेंट्स हैं वो आजकल कंट्रीज़ जैसे कि इजराइल या यूएस से आते हैं। लेकिन अभी भी जैसे मशीन गन हो गया या ट्रक्स वगैरह हो गए ज़्यादातर रसिया से आते हैं। 60 से 70% हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स अभी भी रसिया से आते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में अगर बात की जाए तो 2014 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑफ इंडिया और रसिया की एटॉमिक एनर्जी एजेंसी रोसैटम ने एक स्ट्रैटेजिक विजन एग्रीमेंट साइन किया और रसिया इज हेल्पिंग इंडिया टू एस्टैब्लिश कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इन तमिलनाडु। अगर स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस बात की जाए तो रसिया का स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस हाल फिलहाल में बहुत बढ़ गया है, क्योंकि इंडिया चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है और इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट के हमेशा चांसेस बने रहते हैं और रसिया ही है एक मिडिल लिंक। अगर इंडिया चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी बढ़ जाए तो इंडिया कैन यूज रसिया टू काम डाउन चाइना के साथ जो अगर कन्फ्लिक्ट बढ़ जाए तो उस कन्फ्लिक्ट को काम डाउन करने में इंडिया रसिया की मदद कर ले सकता है। दैट इज स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ रसिया। उसके अलावा स्पेस कोऑपरेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और हिस्टोरिकल भी है इंडिया रसिया का स्पेस कोऑपरेशन। इंडिया का जो पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट, दैट वाज लॉन्च्ड बाय रशियन लॉन्चर सोयूज। उसके अलावा हाल फिलहाल में भी आपको पता होगा, मैं पहले भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में बता चुका हूँ कि इंडिया एक स्पेस फ्लाइट मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन प्लान कर रहा है। मतलब स्पेस के अंदर हम मैन इंसानों को एस्ट्रोनॉट्स को भेजना चाहते हैं और इसके लिए 4 एस्ट्रोनॉट्स हमारे ट्रेन किए जा रहे हैं और ये ट्रेनिंग रसिया के अंदर ही चल रही है। रसिया की स्पेस एजेंसी हमारे 4 एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन कर रही है फॉर आवर अपकमिंग मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन नेम्ड गगनयान। अब मेजर कंसर्न्स क्या हैं इंडिया रसिया के रिलेशंस में, तो पहले भी मैं बता चुका हूँ मेजर कंसर्न है इंडियाज इंक्लिनेशन टुवर्ड्स वेस्ट। क्या है कि चाइना की एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी के कारण अब इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बच गया है, बट इंडिया इज नाउ फॉर्मली इंटीग्रेटिंग विथ कंट्रीज लाइक यूएस। और अब धीरे धीरे आपको पता है कि क्वाड जो बहुत दिनों से उसको एक इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म की तरह रखा था इंडिया ने, अब उसको धीरे धीरे फॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जा रहा है इंडिया। और अभी आपको पता है कि फॉरेन मिनिस्टर्स की वर्चुअल मीटिंग हुई, हेड ऑफ द स्टेट्स की मीटिंग हुई क्वाड की, और धीरे धीरे क्वाड फॉर्मलाइज हो रहा है, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है। और वो इसलिए क्योंकि चाइना ने इंडिया के लिए कोई स्पेस ही नहीं छोड़ा है। चाइना इतना ज़्यादा अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी अपना रहा है, एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी अपना रहा है कि इंडिया को ना चाहते हुए भी यूएस के साथ फॉर्मली इंटीग्रेट होना पड़ रहा है। हम नहीं चाहते कि यूएस के साथ हम इतना ज़्यादा इंटीग्रेट हो, क्योंकि इसका कॉस्ट क्या है, रसिया के साथ हमारा रिलेशंस खराब होना, और यूएस के साथ बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट होने का मतलब है कि अपनी खुद की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी लूज करना। बट फिर भी चाइना इज फोर्सिंग अस टू डू दैट। और
एक तरफ हम यूएस के साथ अलाइन हो रहे हैं, दूसरी तरफ रसिया इज ग्रोइंग इट्स इंक्लिनेशन टुवर्ड्स चाइना, क्योंकि रसिया और चाइना मिल करके रसिया उम्मीद कर रहा है कि चाइना की मदद से वो अपनी जो लॉस्ट ग्लोरी है कोल्ड वॉर टाइम की उसको रिवाइव कर पाएगा। तो ये एक एक्सेस बन रहा है और यही कारण है कि इंडिया और रसिया के बीच में धीरे धीरे डिफरेंसेस बन रहे हैं। करंट कुछ इवेंट्स हुए हैं, बिल्कुल हाल फिलहाल में कुछ इवेंट्स हुए जिस कारण से इंडिया और रसिया के रिलेशंस और थोड़े ख़राब हो गए। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट महीने 18 मार्च को ही on 18th March 2021, Russia held a summit named One Afghanistan for development of peace in Afghanistan। उसमें इंडिया को उसने इनवाइट नहीं किया, जबकि इंडिया अपने आप को मेजर पार्टनर मानता है, स्टेक होल्डर मानता है अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में। उसके अलावा हाल फिलहाल में रसिया हैज सप्लाइड M35 हिंद अटैक हेलीकॉप्टर्स टू पाकिस्तान। तो ये सब कुछ इशूज़ हैं जिस कारण से इंडिया और ज़्यादा खफा हो गया है रसिया से। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड देखिए, हमें रसिया हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक फ्रेंड रहा है और डिप्लोमेटिक एलाई रहा है, इसको हम लूज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकते। और यही कारण है कि हमें रसिया से कम्युनिकेट करना चाहिए, जो हमारे एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है वहाँ पे कोऑपरेशन और इंक्रीज़ करना चाहिए। जो कंसर्न्स हैं वो भी हमें क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए। और कंसर्न एक ही है, वो है चाइना का एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अगेंस्ट इंडिया, वो हमें कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि इंडिया और रसिया के रिलेशंस मेंटेन रहें। जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, बायलैटरल रिलेशंस तो हम मेंटेन करेंगे ही रसिया के साथ, उसके अलावा जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे ब्रिक्स, RIC, G20, ईस्ट एशिया समिट या SCO, जहाँ पे इंडिया और रसिया दोनों पार्टनर्स हैं, वहाँ पे दोनों कंट्री को क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि हमारे फ्यूचर रिलेशंस डीजेनरेट ना हों। लेकिन प्रॉब्लम बस वही है अगेन कि एक तरफ इंडिया और US आ रहा है, दूसरी तरफ रसिया चाइना आ रहा है, और इसके पीछे कारण है एरोगेंस एंड एग्रेशन ऑफ चाइना। दिस हैज फोर्स्ड इंडिया रिलक्टेंटली टू कोऑर्डिनेट विद US। वी आर रिलक्टेंट, हम नहीं चाहते कि US के साथ हम पूरी तरह से जुड़ जाएं, क्योंकि हमारी भी तो ऑटोनॉमी लॉस हो रही है, हमें भी US जैसे से कहता है वैसे करना पड़ रहा है, लेकिन वी आर लेफ्ट विथ नो ऑप्शन एंड अल्टीमेटली इट इज लीडिंग टू US एंड इंडिया ऑन वन साइड, रसिया एंड चाइना ऑन द अदर साइड। हर्ष V पंत साहब क्या लिखते हैं, देखो इंडिया रसिया पे सवाल आ सकते हैं और उस पर कंक्लूजन कैसा लिखना है वो देख लो। हर्ष V पंत फॉरेन रिलेशंस एक्सपर्ट हैं, वो क्या कहते हैं? ही कंक्लूड द चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ इंडिया रसिया रिलेशन इज नॉट बिकॉज ऑफ US फैक्टर बट बिकॉज ऑफ ओवरऑल ग्लोबल डायनेमिक्स पोस्ट कोल्ड वॉर। तो जिस तरह से ग्लोबल डायनेमिक्स कोल्ड वॉर के बाद बदला है, ये कारण है कि इंडिया रसिया के रिलेशंस बदल रहे हैं। अदरवाइज इंडिया रसिया हमेशा से अच्छे दोस्त हैं और कोई कारण नहीं है हमारे बीच में दुश्मनी होने का, लेकिन ग्लोबल डायनेमिक्स बदला है। ग्लोबल डायनेमिक्स में मेनली क्या हुआ है कि US के डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए राइज हो रहा है चाइना, और चाइना जो है अपनी डोमिनेंस को प्रूव करने के लिए बहुत बार इंडिया के अगेंस्ट एग्रेशन करता है और मजबूरी में फिर इंडिया US के साथ इंटीग्रेट कर रहा है। तो डायनेमिक्स बदल गए हैं और रसिया अपनी लॉस्ट ग्लोरी को रिवाइव करना चाहता है कोल्ड वॉर टाइम के, और इस कारण से वो चाइना की मदद ले रहा है ताकि US को चैलेंज कर सके। तो एज सच इंडिया और रसिया के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है, बट ग्लोबल डायनेमिक्स हैव चेंज्ड एंड दैट हैज ब्रॉट सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड रसिया। The next article is taken from national segment. It is about none of the above option in election. This topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. ये देखिए आर्टिकल मैंने आसाम ट्रिब्यून से लिया है। इसमें बोला गया है कि हाल फिलहाल में नोटा का यूज वापस से बढ़ गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज रहे हैं जहाँ पे अच्छे कैंडिडेट्स नहीं खड़े किए हैं पॉलिटिकल पार्टीज ने। ये आर्टिकल मैंने बस इसलिए लिया है ताकि नोटा ऑप्शन के बारे में मैं कुछ आपको बता सकूँ। नोटा दैट स्टैंड्स फॉर नन ऑफ द अबोव बटन दैट इनेबल्स द वोटर्स इन एन इलेक्शन टू ऑफिशियली रजिस्टर ए वोट ऑफ रिजेक्शन टू ऑल कैंडिडेट्स। नोटा दबा करके आप बोल सकते हैं कि मुझे इनमें से कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है, सब बेकार है मेरे लिए। नोटा का ऑप्शन पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था इन 2014 राज्यसभा इलेक्शंस आफ्टर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड इट इन 2013। तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटा बटन लेकर के आओ, और 2014 के राज्यसभा इलेक्शंस में नोटा बटन को पहली बार इंट्रोड्यूस कर दिया गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 2018 से राज्यसभा के इलेक्शंस में नोटा का ऑप्शन का इस्तेमाल करना खत्म कर दिया गया है। लेकिन राज्यसभा में इसका कोई ज़्यादा सेंस बनता नहीं है, इसलिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पे नोटा का ऑप्शन अब राज्यसभा के इलेक्शन में नहीं होता है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में या फिर लोकल म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत के इलेक्शन में नोटा का इस्तेमाल अभी भी होता है। अभी नोटा पे सीधा सीधा अगर सवाल आ जाए तो नोटा का कुछ इंपॉर्टेंस बताना होगा, पॉजिटिव्स बताना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है दैट इट गिव्स राइट टू डिसअप्रूवल, कि अगर हमें कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो हम डिसअप्रूव कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि अब करप्शन पे कुछ कंट्रोल होता है, क्योंकि अब
पॉलिटिकल पार्टीज़ को पता होता है कि अगर सारे के सारे करप्ट लोगों को उन्होंने खड़ा कर दिया तो लोग नोटा बटन भी दबा देंगे। इस तरह का एक कैंपेन भी चला था तमिलनाडु में, जहाँ पे एक लोकल यूथ ग्रुप ने लोगों को कन्विंस कर रहे थे कि भाई आप नोटा बटन दबाओ जहाँ पे भी आपको लगता है कि सारे के सारे कैंडिडेट्स करप्ट हैं, चोर हैं। उसके अलावा वोटिंग में पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है। पहले बहुत सारे लोग जब उनको लगता था कि कोई भी कैंडिडेट अच्छा नहीं है तो वोट करने ही नहीं जाते थे, लेकिन अब उनको लगता है चलो वोट करेंगे, जाकर के नोटा दबा देंगे, तो वोटिंग पार्टिसिपेशन बढ़ गया। आजकल हाल फिलहाल में आप देखोगे 85% 90% तक वोटिंग पार्टिसिपेशन रहता है, पहले इतना नहीं होता था। उसके अलावा बोगस वोटिंग कम हो गया है। तो जब ज़्यादा लोग जाकर के वोट देंगे तो अपने आप बोगस वोटिंग कम हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या होता था कि मान लो कि मुझे वोट नहीं देना है, मेरा मन नहीं है, मैंने वोट नहीं दिया, तो मेरे जगह पे कोई और जाकर के बोगस वोटिंग कर देता था। लेकिन अब नोटा के बाद हर इंसान लगभग जाकर के वोट कर देता है, पार्टिसिपेशन बढ़ा है, तो अपने आप फर्जी वोटिंग कम हो गया, बोगस वोटिंग कम हो गया है। उसके अलावा नोटा हैज़ प्रोवाइडेड राइट टू सीक्रेसी। देखिए इस बात को ध्यान से समझिए, पीटी में से सवाल बन सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 49(0) के अंतर्गत पहले भी एक वोटर के पास पावर था कि वो सारे के सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दे, लेकिन उसके लिए उसको क्या करना होता था, जा करके उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, हर बूथ पे एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को जाके कहना होता था कि भाई मैं इनमें से किसी को भी अप्रूव नहीं करता हूँ, मैं अपना वोट नोटा को देना चाहता हूँ। तो मतलब पहले भी नोटा का ऑप्शन अवेलेबल था, लेकिन उसमें वो बटन के फॉर्म में इस तरह से नहीं था। ईवीएम पैनल पे आपको जाकर के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बोलना होता था कि मैं अपना वोट नोटा को देना चाहता हूं। तो इस केस में होता क्या था कि वोटर की राइट टू सीक्रेसी हार्म होती थी, पता चल जाता था प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कि अच्छा इस आदमी ने नोटा को वोट दिया है। लेकिन 2014 के बाद से जब नोटा बटन ही ऐड कर दिया गया है ऑप्शन की तरह, तो उसके बाद से एक वोटर की राइट टू सीक्रेसी भी इंश्योर हो जाती है। वो नोटा दबा करके भी आ जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता है। लेकिन अभी भी जो नोटा ऑप्शन जिस फॉर्मेट में है हमारे देश में, उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है दैट इट हैज़ नो इलेक्टोरल वैल्यू, इट इज़ टूथलेस ऑप्शन। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट भी मिल गए, तब भी जो दूसरा कैंडिडेट है जिसको नोटा के बाद सबसे ज़्यादा वोट मिले वो जीत जाता है। तो अगर मान लीजिए कि सारे लोग नोटा से दुखी, ये सारे लोग सारे कैंडिडेट से दुखी हैं और सब ने नोटा दबा दिया, फिर भी अगर जिस कैंडिडेट को उसके बाद बेस्ट सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीत जाता है, तो नोटा का फिर फ़ायदा क्या हुआ? इट इज़ टूथलेस ऑप्शन, इट हैज़ नो इलेक्टोरल वैल्यू। उसके अलावा लैक ऑफ अवेयरनेस भी है। बहुत बार लोगों को पता ही नहीं होता गांव के एरिया में कि यार नोटा ऑप्शन भी कोई चीज़ है, हम सबको रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कास्ट बायसनेस जनरेट हो रहा है आजकल नोटा के कारण। होता क्या है कि जो सीटें SC या ST कम्युनिटी के लिए रिजर्व होती हैं ना, वहाँ पर लोग जाकर के खूब नोटा दबाते हैं। एक तरीके का अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का जरिया बन गया है नोटा ऑप्शन, कि भाई हम SC ST कैंडिडेट्स में से किसी को वोट नहीं देंगे। तो एक तरीके से कास्ट बायसनेस रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी का, कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, अगर मान लो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में SC कैटेगरी के लिए रिजर्व कर दिया गया, ST के लिए रिजर्व कर दिया गया, तो सब जाकर के नोटा दबाते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स कास्ट बायसनेस इन सोसाइटी, यानी इट सेट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर कन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी, सोशल कन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स है नोटा ऑप्शन के साथ। नोटा का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे हो सकता है, कैसे इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं? तो री इलेक्शन का कॉन्सेप्ट ला करके कि भैया अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिल गया तो फिर होगा री इलेक्शन। जिस तरह से एक ये कॉन्सेप्ट लेकर के आया था महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन इन 2018 फॉर लोकल बॉडी इलेक्शन, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के लिए ये कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे कि अगर नोटा को सबसे ज़्यादा सीटें मिल गई, सबसे ज़्यादा वोटें मिल गई, तो फिर होगा री इलेक्शन, कोई भी नहीं जीतेगा। तो इससे नोटा को थोड़ा तो स्ट्रेंथ मिलेगा, थोड़ा तो नोटा के ऑप्शन को मीनिंग मिलेगा। अदरवाइज फ़ायदा क्या इस तरह के नोटा ऑप्शन का? तो इस तरह के नोटा पे आपसे मेंस में इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, आप अपना आंसर सबमिट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में, आप फॉर पीयर टू पीयर रिव्यू। इस पे इस तरह का प्रैक्टिस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन. In our segment, most probable prelims topics for UPSC 2021, today we'll cover topic number 26 to
30. Topic number 26 is about Sakting, the wildlife sanctuary. It is located in eastern segment of Bhutan. It is listed as tentative site in Bhutan's list of UNESCO inclusion. Please attempt this question based on topic number 26. Topic number 27 is about important straits. So Bosporus Strait connects Black Sea to the Sea of Marmara. It also separates Asian Turkey from European Turkey. ये देखो, ये है एशियन टर्की और ये है यूरोपियन टर्की. यहाँ पे एशियन टर्की एंड यूरोपियन टर्की, और बोसोपोरस स्ट्रेट्स सेपरेट्स इट. इसके अलावा हेंस इट सेपरेट्स टू कॉन्टिनेंट्स. स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इज ए चैनल that connects Mediterranean Sea with Atlantic Ocean. The Dardanelles Strait is a narrow channel of water that connects Aegean Sea to Sea of Marmara. तो ये देखिए एजियन सी जो एक्सटेंशन है, यहाँ पे मेडिटेरियन, फिर यहाँ पे छोटा सा एजियन सी, और फिर आगे यहाँ पे सी ऑफ मरमरा, और सी ऑफ मरमरा और एजियन सी के बीच में है डार्डेनेलिस स्ट्रेट, और ऊपर फिर सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी के बीच में है बोसोपोरस स्ट्रेट. Please attempt this question based on topic number 27. Topic number 28 is about Global Forest Resource Assessment 2020. It is released by Food and Agricultural Organization FAO. It is being released every 5 years since 1990. In decade 2010 to 2020, under this assessment, India has reported increase of 0.38% of forest, or in absolute sense 266 hectare of forest every year. On an average, the Forest Resource Assessment 2020 has created government joint forest management program and for significant increase in the community managed forest area in the Asian continent. India has also reported maximum employment in forestry sector in the world. Please attempt this question based on topic number 28. Topic number 29 is about National Viral Hepatitis Control Program. So National Viral Hepatitis Control Program was launched by Ministry of Health and Family Welfare of Government of India on the occasion of Hepatitis Day on 28th July 2018. It is a comprehensive program that covers all the hepatitis A, B, C, D, E. It aims to combat hepatitis and achieve countrywide elimination of hepatitis B by 2030. Please attempt this question based on topic number 29. Topic number 30 is about National Education Policy of 2020. In June 2017, a committee for draft National Education Policy was constituted under chairmanship of scientist Dr. K. Kasturi Ranjan. The committee submitted report in 2019. The report or National Education Policy is based on 5 pillars: access, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. ये 5 पिलर याद रखना, हो सकता है प्रीलिम्स में सीधा सीधा पूछ ले. इट एम्स फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विथ 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030. द पॉलिसी हैज एम्फेसाइज्ड ऑन मदर टंग और लोकल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल grade 5. Higher Education Commission of India was set up as a single overarching umbrella body for entire higher education sector excluding medical and legal education. Please attempt this question based on topic number 30. This is the answer of question number 21 to 25 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students, so you can submit the answer in the comment section. We'll be sending answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने practice question दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. Which of the following is not a member of Quad? Answer will be France and Germany. So the correct answer will be option 1 and 3. That's C. Which of the following is also known as sideway planet? The correct answer will be option D, Uranus. That's all from our side for today. Thanks for watching.